गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर देखिए, इसका इमेज ऐसे दिखता है। पावर ट्रांसफार्मर है। पावर ट्रांसफार्मर विच हैंडल्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। इसको प्रोटेक्शन के लिए बहुत से उपकरण लगाए गए हैं। ये सब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं। इसको ट्रांसफार्मर को टैंक में रखा गया है, उसमें ऑयल रहता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारे बहुत से इसमें accessories हैं. There are so many equipments which are protecting this transformer from any damage because it is very costly. Sometimes it is 20, 30, 40 करोड़ रुपीस, कई करोड़ रुपए का होता है ये ट्रांसफार्मर। बहुत कॉस्टली होता है, बहुत हैवी पावर हैंडल करता है। So this is the most efficient electrical machine among all electrical machines we have discussed so far. जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, उनमें से सभी में से जो ट्रांसफार्मर होता है सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। उसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि देयर इज़ नो मूविंग पार्ट इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कोई भी भाग मूव नहीं करता है। और दूसरा कारण है देयर इज़ नो एयर गैप बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। मोटर में और जनरेटर में फ्लक्स को एयर गैप से होके जाना पड़ता है। यहाँ पे फ्लक्स को एयर गैप से होके जाना नहीं पड़ता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्राइमरी से प्रोड्यूस होता है उसके लिए हम कोर प्रोवाइड करते हैं। उस कोर के माध्यम से ट्रांसफार्मर में फ्लक्स अपना मार्ग पूरा करता है। सो कोर प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ, सो देयर इज़ नो एयर गैप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सो देर आर मेनली टू रीजन्स फॉर इट्स एफिशिएंसी। इफ़ ट्रांसफार्मर इज़ वेल डिजाइंड, इट्स एफिशिएंसी इज़ समटाइम्स 99%, 99% तक एफिशिएंसी हो सकती है अगर ट्रांसफार्मर अच्छे से डिज़ाइन किया जाए। तो ये ट्रांसफार्मर है, अभी इसके बारे में और बात करेंगे। ये पावर ट्रांसफार्मर है, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ पावर को हैंडल करता है। वोल्टेज को बढ़ाने में या घटाने में यूज करते हैं। आइदर इट इज़ स्टेप अप ट्रांसफार्मर और इट इज़ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बट इट वर्क्स ऑन AC ओनली, इट कैन नॉट वर्क ऑन DC। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ये थोड़ा सिंपल है उसकी तुलना में, क्योंकि इसको उतना पावर हैंडल नहीं करना है, तो इसमें उतना टेम्परेचर राइज नहीं होता है, उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं पैदा होते हैं, तो ये रिलेटिवली सिंपल है उससे। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो मोहल्लों में पाए जाते हैं। इनकी कीमत कुछ हज़ार से लेकर लाख तक हो सकती है। ये इनकी भी एफिशिएंसी 90% से ऊपर होती है, 92, 93, 95% तक। ये ट्रांसफार्मर देखिए, दिस ट्रांसफार्मर हैंडल्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, समटाइम्स 1 वाट, 2 वाट, 3 वाट, फ्यू वाट। ये ट्रांसफार्मर किलोवाट के होते हैं। किलोवाट, कुछ किलोवाट की पावर हैंडल कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर कुछ मेगावाट की पावर को हैंडल कर रहा है। मेगावाट, ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, हैवी अमाउंट ऑफ पावर। ये कुछ वाट के हैं, वाट, वेरी स्मॉल ट्रांसफार्मर। सो देर इज़ वेरी लिटिल देर इज़ वेरी लिटिल लॉस, देर इज़ वेरी सिंपल डिज़ाइन, सो दे रिक्वायर लिटिल अटेंशन। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनको टैंक में भी नहीं रखते हैं, इसमें ऑयल भी नहीं रखते हैं। इसमें भी ऑयल रखते हैं, इसमें भी टैंक है, इसमें भी कूल करने के लिए उसको टैंक में रखते हैं और उसमें ऑयल भर देते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल उसको बोलते हैं। वो कंपोजिट मटेरियल होता है, इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखिए, ये सिंपल है, वेरी सिंपल ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर है। इट हैंडल्स फ्यू वाट। इसकी कीमत कुछ 100 हो सकती है या कुछ रुपए हो सकती है, 50 रुपये या 100 रुपये। आज ट्रांसफार्मर जो है इसने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को इतना ईजी बना दिया है, इसका रोल इतना ज़्यादा है पावर AC पावर में, पावर सेक्टर में, पावर सिस्टम में, कि ये इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन इन द पावर सिस्टम बिकॉज इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पावर सिस्टम, होल पावर सिस्टम। अगर ये ना होता ट्रांसफार्मर, तो आज जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो AC में हम जनरेट करते हैं, AC में ट्रांसमिट करते हैं, AC में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, AC में कंज्यूम भी करते हैं, ये अगर संभव है तो वो इसकी वजह से हुआ है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। अगर अदरवाइज़ AC को इतना ज़्यादा जो एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, इतना पॉपुलरिटी है, इतना ज़्यादा यूज़ होता है, वो ना होता ट्रांसफार्मर की वजह से ऐसा हुआ है। हम समझते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ट्रांसफार्मर इज़ सो इम्पोर्टेंट इन द पावर सिस्टम, हाउ इट मेक्स AC सो ईजी, हाउ इट मेक्स AC सो अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल। तो ये एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं हाउ ट्रांसफार्मर इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए पावर जनरेशन, देखिए पावर स्टेशन लिया, दिस इज़ पावर स्टेशन। यहाँ पावर को हम जनरेट करेंगे, वी जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर हेयर।
तो पावर जनरेट करने के लिए क्या होता है कि हर जगह पावर जनरेट करना इकोनॉमिकल नहीं होता है। देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो आपको इकट्ठा करनी पड़ेंगी, तब वहाँ पे पावर जनरेट कर पाएंगे। तो वो हर जगह नहीं पाई जाती हैं। तो जो परिस्थितियाँ चाहिए अगर वो मिल जाएंगी तो वहाँ पे पावर जनरेट करना इकोनॉमिकल होता है। जैसे पावर जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, यू रिक्वायर रॉ मटेरियल, कोयला, थर्मल पावर प्लांट है तो कोयला, गैस पावर प्लांट है तो गैस, डीजल पावर प्लांट है तो डीजल, सस्ता डीजल वहाँ मिल जाए आसपास, या न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो न्यूक्लियर फ्यूल वहाँ पे इजीली मिल जाए। हालांकि न्यूक्लियर पावर के लिए दूर भी रह सकता है, बट रॉ मटेरियल जैसे कि ये सब मिल जाए इजीली तो वहाँ पे जनरेट करने में इजी रहेगा। रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। लैंड, ज़मीन सस्ती मिल जाए क्योंकि पावर जनरेट करने के लिए जो लैंड एक्वायर करेंगे, दूर तक वहाँ पे पावर स्टेशन होगा, उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, वो एम्प्लॉयज़ रहेंगे, वहाँ पे रेजिडेंशियल होगा, उनके स्कूल होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे। सो ये यू रिक्वायर चीप लैंड, सस्ती ज़मीन हो, पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, बिकॉज वी नीड सो मच वाटर इन दी पावर जनरेशन। पावर पैदा करने में बहुत वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर हो पर्याप्त मात्रा में वहाँ उपलब्ध हो, और सस्ता लेबर हो, चीप लेबर, सस्ते लेबर हों, जिससे कि कम पैसे में ज़्यादा वर्क हो जाए आपका। तो वहाँ चीप लेबर होगा तो इकोनॉमिकल होगा जनरेट करना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल हों। ऐसे कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं जो बहुत सारे टैक्सेस लगाती हैं, कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं जो कम टैक्सेस लगाती हैं। सो गवर्नमेंट शुड बी फेवरेबल। वहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज़ ना हो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ना हो वहाँ पे। ऐसा ना हो कि पावर लगाने में वहाँ पे एनवायरमेंट जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हों तो उससे। तो दीज आर सम रिक्वायरमेंट्स जो पावर जनरेट करने के लिए होती हैं। वो हर जगह नहीं होती हैं, तो जहाँ होती हैं ये चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे पावर जनरेट करते हैं। सो वी जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ पे क्या है कि यहाँ से पावर जनरेट हुआ, देखिए फिर क्या होगा, ये लाइन होंगी, लाइनों के माध्यम से इस पावर को हम भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, कंज्यूमर तक, उपभोक्ता। देखिए एक उपभोक्ता ये है, दिस इज़ वन कंज्यूमर, रेजिडेंशियल कंज्यूमर है ये। घरेलू उपभोक्ता है, घरेलू सा उपकरण लगाएगा, ये सिंगल फेज एसी यूज़ करेगा, वन फेज एसी। इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर नहीं चाहिए, वन फेज एसी लगाएगा, छोटी मोटरें हैं इसके घर में। इस तरह बहुत से रेजिडेंशियल कंज्यूमर हो सकते हैं, गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, कस्बा हो सकता है। दूसरे होते हैं कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। ये कंज्यूमर ज़्यादा मात्रा में पावर का उपभोग करते हैं। दे यूज़ मोर पावर एंड मोस्टली दे यूज़ 3 फेज मोटर्स। 3 फेज मोटर यूज़ करते हैं ज़्यादातर ये लोग। हैवी पावर, बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं ये लोग, तो इनको 3 फेज एसी चाहिए। दे वांट 3 फेज एसी, तो इनको 3 फेज की लाइन चाहिए, दे वांट 3 फेज लाइन। तो ये यहाँ पे ये भी उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता है। फ़र्क ये है कि ये उपभोक्ता सिंगल फेज में ज़्यादातर उपभोग करेगा, ये ज़्यादातर 3 फेज। लेकिन ये जो पावर यहाँ से जनरेट हुआ और यहाँ से आई, कई बार ये हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय करती है पावर। समटाइम्स इट हैज़ टू ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। हज़ारों किलोमीटर दूर पावर कंज्यूम हो रही है, जनरेट यहाँ हो रही है, और 1000 किलोमीटर दूर कंज्यूम हो रही है। क्योंकि जहाँ जनरेट हो रही है ज़रूरी नहीं है वहीं सारी पावर खर्च हो जाए, क्योंकि ये व्यक्ति जो जनरेट कर रहा है वो बेच देगा उसको। तो उसको कहाँ बेचेगा, उपभोक्ता को, इनको बेचेगा। तो ये जो पावर का पूरा सिस्टम है, इसमें ट्रांसफार्मर कैसे अपनी भूमिका अदा करता है, हाउ ट्रांसफार्मर प्लेज इट्स रोल, हाउ ट्रांसफार्मर मेक्स दिस पावर सिस्टम सो इकोनॉमिकल। देखिए पावर जनरेशन अधिकांशतः जो बड़े मात्रा में होता है वो होता है 3 फेज में। 3 फेज पावर जनरेशन इज मोस्टली इन 3 फेज AC बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस। सिंगल फेज़ में उतनी ही पावर पैदा करना हो आपको 1100 मेगावाट, 3 फेज़ में उतनी ही पावर पैदा करना हो 1100 मेगावाट। तो सिंगल फेज़ की तुलना में 3 फेज़ में ये पावर पैदा करना चीप होगा, चीप, कम पैसे में इतनी पावर उत्पादन हो जाएगी। पहला ये। दूसरा वोल्टेज। ऐसा पाया गया है कि 3 फेज़ में पावर का उत्पादन अलग अलग वोल्टेज पे किया जाए तो कॉस्ट अलग अलग आती है। तो ये जो वोल्टेज लेवल है, इस पे पाया गया है कि इस वोल्टेज लेवल पे जो पावर का उत्पादन है इकोनॉमिकल होता है सबसे ज़्यादा। इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल।
तो अधिकांश जो बड़े कंज्यूमर, बड़े उत्पादक हैं, मोस्ट ऑफ द पावर जनरेटर्स, पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट्स, पावर जनरेटिंग इंस्टॉलेशंस, पावर जनरेटिंग हाउसेस, they produce power at 11 kV because at 11 kV 11,000 volt it is economical to generate electrical power। इसीलिए इस वोल्टेज पे ज़्यादातर पावर का उत्पादन होता है। अब पावर को यहाँ उत्पादन किया गया कितने वोल्ट पे? 11,000 वोल्ट पे, या 11 kV इसको कह सकते हैं, किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट या 11,000 वोल्ट या 11 kV। अब इसको एक ऑप्शन ये है कि पावर को भेज दीजिए डायरेक्ट, ये ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भेज दीजिए, सीधे 11,000 वोल्ट पैदा हुआ उसको भेज दीजिए लाइनों के माध्यम से, ये ट्रांसफार्मर हटा दीजिए। ट्रांसफार्मर ना होता, सीधे लाइनों से भेज देते, सीधे डायरेक्ट, तो क्या होता? देखिए, ट्रांसफार्मर ना होता तो क्या होता? ये पावर हमने कितना जनरेट किया? 1100 मेगावाट। किस वोल्टेज पे? 11 किलो वोल्ट पे। तो आप जानते हैं लाइन में जो करंट फ्लो करेगी, ये तार जो आए हैं, लाइन एल्युमिनियम के चालक होते हैं, कंडक्टर्स, इन्हीं से पावर अपना पावर फ्लो करती है। कहाँ? जनरेटर से लोड में पावर जाती है, किधर से? लाइनों से। तो लाइन में जो करंट होगी आई, वो आप जानते हैं पावर का फार्मूला सिंपल, P = VI, तो I = P/V। कितना पावर जनरेट किया था हमने? 1100 मेगावाट, तो इंटू 10⁶ कर दिया, ये वाट हो गए। वोल्टेज कितना था? 11 kV, किलो वोल्ट, तो इंटू 10⁻³ कर दिया। तो करंट लाइन में कितना होगी? कैलकुलेट कर लीजिए, लाइन में करंट कितनी होगी? 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या इसको कह सकते हैं 100 किलो एम्पियर। 100 किलो एम्पियर की करंट इसमें बहेगी लाइन में। लाइन में कितनी करंट फ्लो करेगी? 100 किलो एम्पियर करंट लाइन में। ट्रांसफार्मर नहीं है अभी, फॉरगेट अबाउट दिस ट्रांसफार्मर, सीधे हमने पावर ट्रांसमिट कर दिया है। 100 किलो एम्पियर की करंट जो लाइन में बहेगी, तो लॉस जो होगा वो पावर लॉस, रास्ते में पावर लॉस होगा ना। ये किसी भी प्रतिरोध में जब धारा बहती है तो उसमें क्या होता है? हीट लॉस होता है, पावर लॉस। तो रास्ते में जो लॉस होगा, लॉस लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में लॉस भी होगा पावर। कितना लॉस होगा? I²R, वो प्रोपोर्शनल होता है I² के, लॉस प्रोपोर्शनल होता है I²। तो जितना ज़्यादा करंट होगी लाइन में उतना ज़्यादा पावर लॉस होगा। तो बहुत सी पावर रास्ते में लॉस हो जाएगी। तो यहाँ जो पावर पहुँचेगी कंज्यूमर के पास, यहाँ जो कि 1000 किलोमीटर दूर हैं ये लोग, यहाँ पावर पहुँचेगी कितना? जो पावर आपने भेजा वहाँ से 1100 मेगावाट, 1100 मेगावाट माइनस लॉस। रास्ते में जितना लॉस हो गया उतना घट जाएगा और यहाँ मिलेगा। अब लॉस अगर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ कम मिलेगा, और लॉस अगर कम है तो यहाँ ज़्यादा मिलेगा। तो पूरा बेनिफिट होगा उसको जो जनरेट कर रहा है। अगर सीधे भेजते तो ये होता डायरेक्ट, विदाउट वोल्टेज में कुछ किए। अब दूसरा ऑप्शन ये है, सेम एग्ज़ाम्पल। अब इस बार क्या करेंगे? हम ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को स्टेप अप कर लेंगे। दिस टाइम पावर वही है। पावर कितना पैदा किया था, जनरेट किया था? 1100 मेगावाट। इस बार ये जो 11 kV का वोल्टेज है, इसको एक लगाएंगे ट्रांसफार्मर, स्टेप अप कर देंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप लगाएंगे, स्टेप अप कर देंगे। कितना? 11 kV बाई 220 kV, 220 kV आउटपुट इसका 220 kV। तो यहाँ वोल्टेज कितना है? 220 kV। जहाँ पावर जनरेट हुआ वहीं लगा देंगे ट्रांसफार्मर। 11,000 वोल्ट को 11 kV को स्टेप अप कर दिया 220 kV, तो वोल्टेज राइज कर दिया, वोल्टेज लेवल बढ़ा दिया। पावर वही है सेम, वोल्टेज हमने बढ़ा दिया। तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? ये जो लाइन में करंट है, क्या वो करंट पहले जैसी रहेगी सेम? नहीं, करंट कम हो जाएगी। कैसे? देखिए, I = P/V हमने फार्मूला बताया था, P = VI, सो I = P/V। P सेम, P अभी भी वही है। कितना है? 1100 मेगावाट, 1100 इंटू 10⁶। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज को बढ़ा दिया हमने, पहले 11 इंटू 10⁻³ था, अब 220 इंटू 10⁻³ है। क्यों 220? बिकॉज वी हैव स्टेप डाउन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। बढ़ा दिया, ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप कर दिया।
वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो गया, करंट का मान देखिए, करंट I इक्वल टू P/V, करंट हो गई 5 इंटू 10⁻³ यानी 5 किलो एम्पियर, 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर कह सकते हैं, या 5 किलो एम्पियर। तो लाइन में अब जो करंट बहेगी 5 किलो एम्पियर की करंट बहेगी, 5 किलो एम्पियर। पहले लाइन में कितनी करंट बह रही थी, पहले लाइन में करंट बह रही थी 1000, पहले लाइन में बह रही थी 100 किलो एम्पियर, 100 किलो एम्पियर, 100 किलो एम्पियर करंट बह रही थी लाइन में पहले। अब लाइन में स्टेप अप करने से 5 किलो एम्पियर करंट बहेगी, 5 किलो एम्पियर। तो 5 किलो एम्पियर करंट बहेगी, तो देखिए कितना हमने करंट को रिड्यूस कर दिया, पहले 100 थी अभी 5 हो गई, तो करंट का मान हमने रिड्यूस कर दिया 20 गुना, करंट का मान हो गया 20 गुना कम। और हमने बताया था पावर लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है या किसके बराबर होता है, I²R। तो पहले पावर लॉस इतना हो रहा था रास्ते में, लाइन में, अभी पावर लॉस होगा इतना लाइन में पावर लॉस अभी कितना होगा, इतना। तो करंट को हमने कर दिया है 20 गुना कम, तो पावर लॉस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 400 गुना कम, 400 गुना कम पावर लॉस होगी अब रास्ते में। तो पहले जो पावर लॉस हो रहा था, मान लीजिए हमने भेजा, पहले मान लीजिए हमने भेजा था 1100 मेगावाट, और रास्ते में पहले पावर लॉस हो गई थी 40 मेगावाट, पावर रास्ते में लॉस हो गई थी। तो उपयोग में कितनी पावर आई, पहले 1100 माइनस 40, तो ये कितना पावर उपयोग में आई, कितना पावर उपयोग में आई, 1060 मेगावाट। बाकी पावर वेस्ट हो गई, व्यर्थ हो गई। और पावर फ्री में नहीं होता है, उसमें पैसा लगता है, इट रिक्वायर्स मनी। पावर वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, और ये कई करोड़ रुपए का पावर वेस्ट हो गया, 40 करोड़ अगर मान लें पर डे, तो ये इतना का नुकसान हो गया। अब यहाँ पे देखिए लॉस को रिड्यूस कर दिया गया, कितना पावर लॉस रिड्यूस हो गया, 400 गुना। पहले पावर लॉस होता था 40 मेगावाट, अभी पावर लॉस कितना होगा, अभी लॉस होगा 40/400, यानी अभी लॉस होगा 0.1 मेगावाट। तो अभी जो यहाँ पे उपयोग में आएगी इलेक्ट्रिकल पावर, रास्ते में कितना वेस्ट हुई, 0.1 मेगावाट, तो अभी यहाँ पे कितना पहुँचेगी, -0.1, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 मेगावाट इसमें से घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो वी हैव सेव्ड सो मच पावर, हमने इतना पावर जो है सेव कर लिया, इतना पावर सेव हो गई, तो इतना हमने इकोनॉमिकली पावर को ट्रांसमिट कर दिया। तो ये किसकी मदद से संभव हो सका है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। स्टेप अप कर दिया, लेकिन अब इतना हैवी वोल्टेज को ये उपभोक्ता क्या करेंगे, बिकॉज ये इसको चाहिए कितना वोल्ट, इस उपभोक्ता को चाहिए 11 kV, इस उपभोक्ता को कितना चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। तो ये क्या करेंगे, हम ग्रेजुअली स्टेप डाउन कर लेंगे। यहाँ से स्टेप डाउन किया वोल्टेज, फिर वहाँ से और स्टेप डाउन किया, फिर वहाँ से और स्टेप डाउन किया। सो ग्रेजुअली वी reduce the voltage to the level of consumer want to 20 volt, then we have to reduce this voltage up to 220। इसको 11,000 वोल्ट चाहिए, 11 kV या 415 वोल्ट चाहिए, तो ये हम इसको स्टेप डाउन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ, ये ट्रांसफार्मर लगा है, स्टेप डाउन कर देंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफार्मर वी कैन रिड्यूस लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस, क्योंकि हमने करंट को रिड्यूस कर दिया और करंट को रिड्यूस करने से पावर लॉस रिड्यूस हो गया। दिस इज़ हाउ ट्रांसफार्मर मेक्स ट्रांसमिशन सो इकोनॉमिकल, इतना इकोनॉमिकल बना देता है ट्रांसमिशन को कि आप देखिए अब ये पावर में जो वेस्ट हो रहा था इतना, वो पावर वेस्ट इतना नहीं होगी रास्ते में। अब अमाउंट ऑफ लॉस इज़ लेस, सो पावर सिस्टम विल नाउ वर्क विथ मोर एफिशिएंट मैनर, बहुत इफ़िशियंट मैनर में काम करेगा। तो दिस इज़ हाउ ट्रांसफार्मर प्लेज इट्स रोल। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो हमने स्टेप अप कर लिया, यहाँ पे ज़रूरत पड़ी फिर उसके बाद स्टेप डाउन कर लिया ट्रांसमिशन के बाद में। तो करंट रिड्यूस करने से लॉसेस कम हो जाते हैं और ये ट्रांसफार्मर की मदद से संभव हो सका है।
तो ये इसी वजह से एसी में ही पावर का जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंजम्पशन भी होता है. इट इज़ बिकॉज ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन एसी ओनली, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Electromagnetic induction. That is why it cannot work on DC. It works on AC only. अब डिफिनीशन देंगे ट्रांसफार्मर की. ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर transfers electrical power from one electrical circuit to another electrical circuit. It is electromechanical energy conversion machine. Electromagnetic, not mechanical. It is electromagnetic energy conversion machine. Transformer is electromagnetic, not mechanical, electromagnetic energy conversion machine. इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन मशीन क्यों कहते हैं? वाई दिस मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी गिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इट कन्वर्ट्स इट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. पहले ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले ये कन्वर्ट करता है किस में? फर्स्ट इट कन्वर्ट्स इट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड देन अगेन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड electromagnetic. This is magnetic energy conversion machine. Transformer is electromagnetic energy conversion machine which converts or which transfers electrical energy of one voltage level into electrical energy of another voltage level without changing its frequency. Either it steps up voltage or it steps down voltage or it maintains same voltage level in case of isolating transformer. So this is called transformer. It is static piece of equipment. It is electromechanical energy conversion machine which converts electrical energy in the form of AC of one voltage level into electrical energy in the form of AC of another voltage level without changing its frequency. And either it increases voltage level or it decreases voltage level or it maintains voltage level in case of isolating transformer. तो ये है ट्रांसफार्मर की डेफिनीशन. अब ट्रांसफार्मर में देखिए क्या होता है. ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग ये, दूसरी वाइंडिंग ये. इस कॉपर की बनी होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के समय. ये दोनों वाइंडिंग लपेटी रहती हैं एक लैमिनेटेड कोर पे. दिस इज मैग्नेटिक कोर. प्राइमरी वाइंडिंग इज इंसुलेटेड एंड इट इज़ वाउंड ऑन वन लिम्ब, इसको लिम्ब बोलते हैं. सेकेंडरी वाइंडिंग इज आल्सो इंसुलेटेड एंड इट इज़ वाउंड ऑन अनदर लिम्ब, दूसरे लिम्ब पे लपेटा जाता है इसको. और प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है. देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. दे आर इंसुलेटेड, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. एक कनेक्शन है इनके बीच में, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है. प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी में लिंक करता है और वो इस कोर के माध्यम से जाता है. इट पासेस थ्रू दिस कोर. सो पावर यहाँ जो हमने भेजा वो यहाँ कैसे आ गई? इट इज़ नॉट थ्रू कंडक्शन,
It passes from primary to secondary through induction. Induction. So transformer works on the principle of electromagnetic induction. Power transferred from primary to secondary is through induction. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये पावर प्राइमरी से सेकेंडरी में चली जाती है. इट इज़ नॉट थ्रू कंडक्शन, इट इज़ थ्रू इंडक्शन. सो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, काइंडली रिमेंबर. अब इसमें दो वाइंडिंग जो होती हैं, इसमें एक वाइंडिंग को कहते हैं प्राइमरी, एक को सेकेंडरी. बट दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग. तो प्राइमरी जो वाइंडिंग है, जिधर से हम इनपुट देंगे उसको कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, और जिधर से आउटपुट लेंगे उसको कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग. वैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट तब आता है जब ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिया जाता है. जैसे इसमें सी दिस इमेज, विच इज़ प्राइमरी विच इज़ सेकेंडरी नोबडी नोस, बिकॉज दिस ट्रांसफार्मर इज़ नॉट कनेक्टेड विद द सर्किट. ट्रांसफार्मर को सर्किट से जोड़ा नहीं गया है, इसको कह नहीं सकते कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है. इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट जो है हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा रहता है. दिस इज़ बेटर कॉन्सेप्ट. हाई वोल्टेज साइड वो वोल्टेज साइड होता है जिधर नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर. सपोज यहाँ N1 है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2 सेकेंडरी वाइंडिंग में. अगर नंबर ऑफ टर्न्स N1 में ज़्यादा हैं N2 की तुलना में, तो ये वोल्टेज साइड जो होगा इधर हायर वोल्टेज साइड कहलाएगा. और N2 का मान अगर N1 से कम है तो ये वोल्टेज साइड जो है इधर लोअर वोल्टेज साइड कहलाएगा. दिस इज LV, दिस इज HV, हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड. इसलिए इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ नहीं पता है. अनटिल एंड अनलेस ट्रांसफार्मर इज़ नॉट कनेक्टेड यू कैन नॉट से विच साइड इज़ प्राइमरी. कोई भी साइड प्राइमरी हो सकती है. यहाँ जोड़ देंगे इनपुट, यहाँ आउटपुट मिलेगा. यहाँ इनपुट जोड़ देंगे तो ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा. और यहाँ इनपुट जोड़ देंगे तो ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा. सो ट्रांसफार्मर इज ए बाई डायरेक्शनल मशीन. यहाँ पे इनपुट और आउटपुट चेंज कर सकते हैं. अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज यहाँ लिखा है 220 वोल्ट ऑब्लिक 11 वोल्ट लिखा है सपोज, तो 220 वोल्ट इनपुट देंगे तो 11 वोल्ट आउटपुट मिलेगा. तो ये क्या होगा, स्टेप डाउन कर दिया. दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. और अगर आपने 11 वोल्ट इनपुट किया, इनपुट कर दिया 11 वोल्ट, तो ये आउटपुट मिलेगा 220 वोल्ट आउटपुट. तो अगर इनपुट 220 वोल्ट दिया तो ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी. अगर इधर इनपुट दिया 11 वोल्ट तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कम्स इनटू पिक्चर व्हेन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद द सप्लाई एंड लोड. सप्लाई जोड़ा जिधर प्राइमरी, लोड जिधर जोड़ा सेकेंडरी. तो अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, LV और HV, लो वोल्टेज साइड एंड हाई वोल्टेज साइड. जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं वो है हाई वोल्टेज साइड. जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं वो है लो वोल्टेज साइड. हियर N1 इज़ ग्रेटर दैन N2. ये याद रखिए, ये ट्रांसफार्मर में इम्पॉर्टेंट है, LV एंड HV कॉन्सेप्ट. अभी ट्रांसफार्मर केवल AC पे क्यों वर्क करता है, DC पे क्यों वर्क नहीं करता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें. ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन DC, इट वर्क्स ऑन AC ओनली. इट इज़ बिकॉज अगर यहाँ DC सप्लाई देंगे तो क्या होगा, करंट जो बहेगी उसका मान फिक्स रहेगा, हाई मान कांस्टेंट रहेगा. इसमें फेरों की संख्या अगर N है तो पैदा करेगा MMF NI. MMF पैदा होगा तो फ्लक्स पैदा होगा फाई MMF अपॉन रिलक्टेंस. ये फ्लक्स कहाँ पैदा होगा, कोर में. और फ्लक्स का मान भी कांस्टेंट होगा अगर DC दिया तो. इफ सप्लाई DC, वोल्टेज इज DC, इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. 20 वोल्ट दिया या 100 वोल्ट दिया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसका. करंट मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाएगा. करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाएगा. N इज कांस्टेंट, रिलक्टेंस इज कांस्टेंट, I इज कांस्टेंट. फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा. इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट देन देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स, एंड इफ देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स देन देयर इज नो इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी और सेकेंडरी. फैराडे का नियम ही नहीं लगेगा. फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पे कोई EMF प्रोड्यूस नहीं होगा, ना सेकेंडरी में ना प्राइमरी में. इसलिए ट्रांसफार्मर DC पे काम नहीं करता है, केवल AC पे काम करता है. अगर आपने DC यहाँ दिया, यू गेट 0 आउटपुट. आउटपुट इज 0, नो आउटपुट.
और यहाँ पे अगर आपने उतना वोल्टेज दिया जितना एसी देते थे रेटेड फुल वोल्टेज 230 वोल्ट जैसे लिखा है 220 वोल्ट, तो इसमें करंट का मान इतना अधिक होगा कि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि एसी देने पे इसमें रेजिस्टेंस भी होता है और रिएक्टेंस भी होता है, तो इम्पीडेंस होता है, वो करंट को लिमिट करता है, करंट को कम कर देता है रिएक्टेंस। लेकिन अगर डीसी देंगे तो ये रिएक्टेंस हो जाएगा ज़ीरो, तो केवल रेजिस्टेंस बचेगा जिसका कि मान बहुत कम होता है। आर जो होता है वो बहुत रेजिस्टेंस जो होता है इट इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर टू रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है वाइंडिंग का, तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या होगा, बहुत हैवी करंट जाएगी प्राइमरी में और ये वाइंडिंग जल जाएगी इमीडिएटली अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तो आपने। तो डीसी पे नहीं वर्क करता है ट्रांसफार्मर, केवल एसी पे वर्क करता है। और डीसी अगर आपने रेटेड दे दिया फुल वोल्टेज काफ़ी अधिक, तो वो वाइंडिंग जल जाएगी जिधर से आपने हैवी वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। ये दिस So this is called transformer. It works on the principle of electromagnetic induction. This is the most efficient electrical machine ever invented, and this is very popular because it plays very important role in the power system. With the help of this transformer, we can increase voltage level, we can decrease voltage level, or sometimes we use this transformer in the isolating transformer. Isolating AC को DC से पृथक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर को। ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर इज़ so important because with the help of transformer we can increase voltage level as per our requirement or decrease voltage level as per our requirement. So this is very important. Transformer is very important. Thank you for watching this video. Thank you so much.